नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सीबीएसई का भी एग्जाम चल रहा है 10th क्लास का, और ये जो वीडियो है ये एक्चुअली सोशल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर है, जो कि 7 तारीख को होने वाला है, 7 मार्च को होने वाला है। उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग 30 नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा प्रश्नों को यहाँ से सीख कर जाएंगे, और आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें आप लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ए ओ ह्यूम, या तो फिर बाल गंगाधर तिलक। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस यू हैव for this question. So first of all, I would like to request to all the students who are appearing for their boards this year to watch this video very carefully and try to attempt each and every question, and I promise you that in a very short span of time you will learn many questions in this video. So आइए पहले प्रश्न को, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है इसका सी, ए ओ ह्यूम। इसका अगर पूरा नाम देखें, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यही थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम लोग जान लेते हैं कि ये कहाँ इसका संस्थापना हुआ था। तो ये हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि मुंबई में है, और ये हुआ था 28 दिसंबर 1985 को ये फाउंड किया गया था आईएनसी को, और इसके फाउंडर थे ए ओ ह्यूम, जिसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो पहला जो सेशन था आईएनसी का वो हुआ था डब्ल्यू.सी. बनर्जी के प्रेसिडेंसी में, मतलब उस समय प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और पहला सेशन भी हुआ था 1885 में। और जब फर्स्ट सेशन हुआ था उस समय जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने सोचा आपको बता दूं। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। व्हेन डिड द जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस? या तो फिर आप कह सकते हो जालियांवाला बाग मसैकर, जो कि एक हत्याकांड था, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 27 अक्टूबर 1919, या तो फिर 10 मार्च 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बारे में और जान लेते हैं, जैसे कि इसको अमृतसर मसैकर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो मसैकर है, जो हत्याकांड है, ये अमृतसर में ही हुआ था, जो कि पंजाब में एक शहर है। अब हुआ क्या था कि इसमें एक बहुत बड़ा भीड़ जमा हुआ था। हालांकि वो भीड़, मतलब जो प्रदर्शन हो रहा था वो शांति प्रदर्शन था, और ये हो रहा था जालियांवाला बाग, जो कि एक जगह है अमृतसर में, वहां हो रहा था। बट ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे थे? ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि रॉलेट एक एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसके विरोध में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और एक और वजह था प्रोटेस्ट करने का कि जो प्रो इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, मतलब जो आज़ादी चाहते थे, उनमें से जो कुछ एक्टिविस्ट थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो किनको किया था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। तो इनको रिलीज करने के लिए भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इसलिए फिर अंग्रेजों ने गोलियां चलवा दी, जिसमें से 1000 से ज्यादा भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। तो इसके जांच के लिए जो कमीशन बैठा था, उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और उसके बाद इस हत्याकांड के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था, जो कि इनको अंग्रेजों के द्वारा ही मिला था। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट बिलोंग टू द इंडो चाइना रीजन? मतलब इनमें से कौन सा देश है जो इंडो चाइना रीजन के अंतर्गत नहीं आते हैं? लाओस ये तो आता है, कंबोडिया भी आता है, वियतनाम भी आता है, बट थाईलैंड नहीं आता है, क्योंकि इंडो चाइना जो रीजन है वो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि थाईलैंड नहीं आता है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डिड नॉट हैव अ कॉलोनियल प्रेजेंस इन इंडो चाइना? मतलब इंडो चाइना रीजन में इनमें से
किस देशों का कॉलोनियल प्रेजेंस नहीं था, मतलब कौन से देश ने इंडो चाइना रीजन में अपना कॉलोनी नहीं बनाया था। तो फ्रांस ने बनाया था, ब्रिटेन ने भी बनाया था, बट स्पेन ने नहीं बनाया था इंडो चाइना रीजन में अपनी कॉलोनी। तो यहाँ पे फोर्थ का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। विच इंडस्ट्री वॉज द फर्स्ट टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान किस इंडस्ट्री को यहाँ पे सबसे पहले स्थापित किया गया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री या तो फिर शुगर इंडस्ट्री। तो जो सबसे पहले जिस इंडस्ट्री को यहाँ पे स्थापित किया गया था वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1800 में, 1800 में। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। नेम द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स। इंडेंचर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर, मतलब जिनको करारबद्ध कर लिया गया हो, जिनसे एक एग्रीमेंट साइन करवा लिया गया हो। तो इंडिया के जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते थे उनका सबसे मेन डेस्टिनेशन कहाँ होता था? यूरोप, चाइना, जापान या तो फिर वेस्ट इंडीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ये होता था वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज कोई देश तो है नहीं, ये एक लोकेशन है बेसिकली। तो वो कौन सा है? ये है जैसे कि आसपास कैरेबियन आइलैंड्स जो है, तो कैरेबियन आइलैंड्स उसमें भी खास करके कौन? त्रिनिदाद एंड टोबैगो एक है, गुयाना, सूरीनाम, ये सब इनका फेवरेट डेस्टिनेशन हुआ करता था। इसके अलावा मॉरिशस और फिजी भी इनका वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन होता था। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डेस्टिनेशन फॉर इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स, मतलब इंडिया के जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते थे उनका इनमें से कौन सा फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं होता था? कैरेबियन आइलैंड्स ये तो होता है, पिछले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं, तो ये तो होगा नहीं। फिजी भी था, तो फिजी भी ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। साउथ अफ्रीका में भी ये लोग जाते थे, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। लेकिन इसमें नाइजीरिया ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये इनका डेस्टिनेशन नहीं होता था। तो सेवेंथ का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के 8वें शेड्यूल में कितनी भाषाएं हैं? 15, 22, 25 या तो फिर 21। तो 8वें शेड्यूल में टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है? असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। ये 22 वीडियोस हैं संविधान के 8th शेड्यूल में। हालांकि जो ओरिजिनल संविधान था उसमें सिर्फ 14 भाषाओं का ही जिक्र था, लेकिन बाद में 21वें अमेंडमेंट 1967 से सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। उसके बाद फिर और 2 अमेंडमेंट्स हुए जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 7 भाषाओं का बाद में ऐड हुआ और एक सिंधी लैंग्वेज। टोटल 8 भाषाएं बाद में ऐड हुई 8th शेड्यूल में, ओरिजिनली 14 ही थे, मतलब टोटल 22 भाषाएं अभी है 8th शेड्यूल में। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न। Who can make laws relating to the subjects mentioned in the union list? तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उस पे कौन कानून बना सकता है? तो जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है उस पे कानून यूनियन गवर्नमेंट ही बनाएगी। तो यहाँ पे 9th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये जो है ये 7th शेड्यूल में ये सारा मेंशन है कि पावर का बंटवारा कैसे किया जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब जो विधायिका का जो पावर है उसका बंटवारों का जो जिक्र है वो 7th शेड्यूल में है। तो इसमें क्या है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच जो बंटवारा है पावर का उसका इसमें जिक्र है। तो इसमें क्या है कि 3 मतलब लिस्ट में बांट दिया गया है। एक तो हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट और एक हो गया कंकरेंट लिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट पे है उस पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में है उसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी, और जो कंकरेंट लिस्ट पे है उस पे दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के बनाए गए कानून अलग अलग हैं और कोई विवाद होता है तो उसमें यूनियन लिस्ट के द्वारा जो बनाए गए कानून है वो
मतलब उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 97 सब्जेक्ट थे ओरिजिनली। अभी तो इसमें 100 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में उस समय 66 थे, अभी इसमें 61 के आसपास हैं। और कंकरेंट लिस्ट में उस समय 47 थे, अभी 52 सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट में। तो आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। Who has special power in administering the union territories in India? मतलब जो यूनियन टेरिटरीज हैं भारत में, उसको एडमिनिस्टर करने में स्पेशल पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, चीफ मिनिस्टर के पास है, प्रेसिडेंट के पास है, या तो फिर गवर्नर के पास है? तो एक्चुअली जो यूनियन टेरिटरीज हैं, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है इंडिया में, उसको जो एडमिनिस्टर किया जाता है वो मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो एक्चुअली पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे, लेकिन बाद में ये 2 ऐड हुए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो टोटल 9 हो जाने चाहिए थे। बट हुआ क्या कि ये जो दादरा एंड नागर हवेली है और दमन एंड दीव है, ये दोनों पहले 2 थे, बट ये दोनों को कंबाइन करके 1 कर दिया गया। इसीलिए अभी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। 8 का लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरेशन? कमिंग टूगेदर मतलब साथ आकर जो फेडरेशन बनाया गया हो, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है दुनिया में? बेल्जियम, यूएसए, श्रीलंका, या तो फिर इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का बी, यूएसए। यही एक एग्जाम्पल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का। और भी कुछ देश हैं, बट यूएसए वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल है। अब यूएसए का फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब ढेर सारे स्टेट यूनाइटेड होकर एक देश बनाए गए हैं। अब इसमें क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में इसमें होता क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर। मतलब सारे ही आजाद अलग अलग स्टेट्स थे, वो साथ आकर एक यूनियन बना दिए। अब इसका एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने बोला, यूएसए प्राइम एग्जाम्पल है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स इन सच फेडरेशंस यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। जो स्टेट मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, सबका पावर सेम होता है। जैसे कि यूएसए का जो अपर हाउस है उसको सीनेट बोलते हैं, हमारे यहाँ तो राज्यसभा बोलते हैं ना, वहाँ सीनेट बोलते हैं। सीनेट में टोटल 50 मेंबर्स हैं, और 100 मेंबर्स है सीनेट में। और यूएसए में स्टेट कितने हैं? 50। हर स्टेट से 2-2 मेंबर जाते हैं सीनेट में। इसीलिए कहा गया है कि सबके पास लगभग इक्वल पावर होता है। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। नागार्जुन सागर डैम ये जो है, ये किस नदी के ऊपर बनाया गया है? नागार्जुन सागर डैम, चेनाब, महानदी, कृष्णा, या तो फिर सतलज? तो ये बनाया गया है कृष्णा नदी के ऊपर। तो 12वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो डैम है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो कि तेलंगाना में है, कुछ हिस्सा वहाँ है, और कुछ हिस्सा इसका आंध्रा में है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न। हु वॉज द लीडर ऑफ द मूवमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली? मतलब इटली का जो एकीकरण हुआ था, उसके मूवमेंट का लीडर कौन थे? तो उसके जो मूवमेंट के लीडर थे वो थे गैरीबाल्डी। तो इसका पूरा नाम था गुसेपी गैरीबाल्डी। तो 13वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 14वां देखते हैं। Which of the following was the reason for calling of the non-cooperation movement by गांधी जी? गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, उसको रोकने का सबसे बड़ा वजह क्या था? प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा काफी दबाव था इसलिए रोकना पड़ा? नहीं, ये वजह तो बिल्कुल नहीं था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी कोई खास वजह था नहीं। मतलब ये तो एक्चुअली बहुत बाद में हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद फिर देखा जाए गांधी जी का अरेस्ट, ये भी वजह नहीं है। इसका जो मेन वजह था वो था चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, इसके बारे में जान लेते हैं। ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। और इसमें हुआ क्या था कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो क्या किए, वो वायलेंट हो गए, हिंसक हो गए। और इन्होंने क्या किया, एक पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले जिंदा ही जलकर मर गए। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को उस समय वापस ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 15।
हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही रहकर किसने स्वराज पार्टी की गठन किया गया था, किसके द्वारा गठन किया गया था? तो ये एक्चुअली किया गया था C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। C.R. दास मतलब चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने गठन किया था स्वराज पार्टी का। और ये कब गठन किया गया था? ये किया गया था 1922 में। आइए देखते हैं 16वां प्रश्न। इन विच ईयर द इंडिगो सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये जो इंडिगो सत्याग्रह था ये कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1916, 1917, 1918 या तो फिर 1919? तो ये किया गया था 1917 ईस्वी में। आइए इसके बारे में और देख लेते हैं। इसे चंपारण सत्याग्रह भी किया जाता है, जो कि कहा जाता है, जो कि 1917 में हुआ था। और ये फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था गांधी जी का जब वो वापस आए थे इंडिया साउथ अफ्रीका से। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें फार्मर्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनको जबरदस्ती बोला जाता था इंडिगो उगाने के लिए। इंडिगो बेसिकली होता है नील, नील को डाई में यूज किया जाता है। तो ये जबरदस्ती इनको उगाने के लिए कहा जाता था और इसके लिए इनको बहुत ही थोड़ा या ना के बराबर पेमेंट मिलता था। आइए देखते हैं 17वां प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगैन टू एडिट द बंगाल गैजेट अ वीकली मैगजीन, मतलब इनमें से वो कौन थे जिन्होंने बंगाल गैजेट जो कि एक वीकली मैगजीन था उसको उन्होंने एडिट करना शुरू किया था? कौन थे वो? तो वो थे जेम्स अगस्टस हिकी। ये बेसिकली आयरिश मैन थे, आयरलैंड से थे। तो 17वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये इंडिया का, एक्चुअली एशिया का कहिए, ये पहला प्रिंटेड न्यूज़पेपर था। और जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये वीकली मैगजीन था जो कि इंग्लिश में आता था और ये एक आयरिश मैन के द्वारा शुरू किया गया था और ये किया गया था 29 जनवरी 1780 में। आइए देखते हैं 18वां प्रश्न। प्रिंटिंग वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, सबसे पहले प्रिंटिंग को कहाँ डेवलप किया गया था? तो ये किया गया था चाइना में। तो 18th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कब किया गया था? यह किया गया था लगभग 868 एडी में, 868 एडी अराउंड। 19th क्वेश्चन। हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इंडिया में किया गया था पोर्चुगीज के द्वारा, मतलब पुर्तगालियों के द्वारा। तो 19th का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और जान लीजिए कि एक्चुअली 1556 में हुआ था जब फर्स्ट टाइम कोई एक पोर्चुगीज शिप, मतलब पुर्तगालियों का एक नाव था जो इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आया था। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ चिल्ड्रंस प्रेस वॉज सेट अप इन 1857, मतलब 1857 में इनमें से किस जगह पे पहली बार एक चिल्ड्रन प्रेस का गठन किया गया था? इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस या तो फिर चाइना? तो ये फर्स्ट टाइम किया गया था फ्रांस में किया गया था, एक चिल्ड्रन प्रेस का गठन किया गया था। किस लिए किया गया था? वो एक एक्सक्लूसिवली, मतलब स्पेशल चिल्ड्रंस के लिटरेचर के लिए प्रेस का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1857 में फ्रांस में। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न। Which state has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all the houses across the state, मतलब भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य में एक्चुअली क्या किया है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब छत के ऊपर जो वर्षा का पानी होता है उसको बचाने के लिए, मतलब उसको वो पानी वेस्ट ना हो उसको बचाने के लिए, मतलब कंपलसरी, किस स्टेट ने ऐसा कंपलसरी कर रखा है कि आपको रूफ स्टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर आपको बनाना ही है? केरला ने कर रखा है, कर्नाटका ने कर रखा है, तमिलनाडु ने कर रखा है या तो फिर आंध्र प्रदेश ने कर रखा है? तो ये एक्चुअली तमिलनाडु की राज्य ने कर रखा है कि आपको अपने छत पे ये जो रूफ टॉप जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर है ये आपको बनवाना ही पड़ेगा। और इसके बारे में और जान लीजिए कि ये तमिलनाडु जो है ये भारत का पहला स्टेट है इस तरीके का कानून लाने वाला। एक्चुअली इसमें सजा का भी है प्रावधान कि देखिए यहाँ पे देयर आर लीगल प्रोविजंस टू पनिश द डिफॉल्टर्स, मतलब अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लीगली पनिश भी किया जा सकता है। आइए देखते हैं 22वां प्रश्न।
विच सेक्टर हैज लॉस्ट इट्स शेयर इन जीडीपी बट स्टिल कंटिन्यूज टू बी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसने अपना जीडीपी कुछ लॉस तो किया है, मतलब पहले जिसका इस सेक्टर का जीडीपी में योगदान था उतना नहीं है, बट अभी भी ये सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देने वाला, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को पेशा देने वाला यही सेक्टर है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या तो फिर ओनली सी, मतलब सिर्फ टर्शियरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 21 का ऑप्शन ए। प्राइमरी सेक्टर आज भी ऐसा है जो सबसे ज़्यादा लोगों को इंडिया में एम्प्लॉय दे रखा है। अब प्राइमरी सेक्टर में है क्या एक्चुअली वो देख लीजिए। तो प्राइमरी सेक्टर में मेनली तो आता है एग्रीकल्चर, मतलब खेती और उससे जुड़ी जो सारी गतिविधियां हैं वो, जैसे कि मछली पालन या तो फिर पशुपालन, ये सारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर एक्चुअली हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप कोई चीज़ बना रहे हो वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शियरी सेक्टर में आता है सर्विसेज सेक्टर, जो भी आपको एक्स्ट्रा में सर्विस दिया जा रहा है उसको कहते हैं सर्विसेज सेक्टर, मतलब टर्शियरी सेक्टर। अब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी सेक्टर सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉय देने वाला है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो उतने जॉब्स इंडिया में अब तक क्रिएट नहीं कर पाए हैं। आइए देखते हैं 23वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा व्यवसाय है जिसे प्राइमरी सेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता है? तो एग्रीकल्चर तो प्राइमरी ही है, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसे तो मतलब ऐड किया ही जा सकता है। फिशिंग भी है, ये इसको भी प्राइमरी सेक्टर में आप ऐड कर सकते हैं। मैंने बोला था एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी जो एक्टिविटीज़ है, फिशिंग हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। बट मनी लेंडिंग, उधार देना, ये नहीं आएगा, ये एक्चुअली सर्विसेज सेक्टर में आ जाएगा। तो 23 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं। IMR स्टैंड्स फॉर, IMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर। अब इसमें होता क्या है? डेथ ऑफ एन इन्फेंट बिफोर द इन्फेंट्स फर्स्ट बर्थडे, मतलब उसका पहला बर्थडे आने से पहले ही अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में काउंट किया जाता है। इसका जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब हर 1000 जन्मे बच्चे में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल होने के पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसको इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में काउंट किया जाता है। 25वां प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो वो है ब्रसेल्स। तो 25 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 26 देखते हैं। विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में सबसे मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है डच भाषा। तो 26 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27 हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल थे? तो वो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो 27 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो अक्सर ही पूछा जाता है। 28 विच बुक ऑफ ज्योतिबा फुले वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम। ज्योतिबा फुले बेसिकली एक समाज सुधारक थी, सोशल रिफॉर्मर थी ये। तो इनकी कौन सी एक किताब है जो कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है? तो उस किताब का नाम है गुलामगिरी। तो 28 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 29 पावर शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स इज ऑल्सो कॉल्ड। तो अगर पावर इस तरीके से बटा हुआ हो तो उसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। 29 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न भी है आज के वीडियो का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो बताइएगा, आगे मैं ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगा। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखा गया था। हिंद स्वराज, इस बुक का ऑथर कौन है? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या तो फिर महात्मा गांधी जी। तो इस बुक के ऑथर थे महात्मा गांधी जी। तो 30 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। और अगर चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, हमारे लिए थोड़ा मोटिवेशन का काम करता है।
थैंक यू सो मच।